पिछले 10 साल को लेकर आप राम मंदिर की भी बात कर रहे हैं, मैं जान रहा हूं, लेकिन पिछले 10 साल को लेकर जो आरोप कांग्रेस के हैं मैं उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा, क्योंकि पूरा मैनिफेस्टो उसी पर बेस्ड है। एक और बात जो लिखी गई है वो ये है कि भाई अर्थव्यवस्था संकट में है। हालांकि इस बात को भी मेंशन किया गया है इस मैनिफेस्टो में कि इस दावे के बावजूद कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था है, हमारी विकास दर 2004-14 की यूपीए की अवधि के दौरान 6.7% थी, जो 2014-24 के दौरान 5.9 एवरेज रही है। लेकिन हमें 2 साल कोविड का भी ध्यान में रखना होगा, जब माइनस में हमारी जीडीपी गई थी, और हमारी नहीं पूरी दुनिया की गई थी। खैर, प्रेम कुमार जी के पास जा रहा हूं। प्रेम कुमार जी, इस मैनिफेस्टो को देखकर क्या आपको ऐसा लगता है कि ये मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में जो मेजर डिसीजंस लिए गए हैं उन डिसीजंस को काउंटर करते हुए ये मैनिफेस्टो दिया गया है? चाहे वो जांच एजेंसियों की शक्तियों को कम करने वाली बात हो, 10% ईडब्ल्यूएस तो अभी भी है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए आरक्षण 10% तो अभी भी है। इसके अलावा जो और बाकी बातें, बुलडोजर न्याय एक बड़ा टर्म इसमें डाला गया है, बुलडोजर न्याय की समाप्ति होगी। प्रेम कुमार जी। जी विवेक जी, जो भी घोषणा पत्र होता है राजनीतिक दल का, तो वो आने वाले समय के लिए होता है, मार्गदर्शक होता है, और उसमें अनुभव भी जुड़े होते हैं। इसमें किसान आंदोलन का अनुभव भी है कि एमएसपी जुड़ा, इसमें बुलडोजर का जो दुरुपयोग हुआ है, सेलेक्टिवनेस आया है, उसका भी अनुभव जुड़ा है, वो भी नहीं होने देंगे। इसमें दल बदल विधेयक को लेकर के जो खरीद फरोख्त सरकारें गिराई गई हैं, उसका भी अनुभव जुड़ा है कि वो भी सुधार करेंगे। ये सारे अनुभव हैं। और कुछ समय पहले जितने सवाल विशाल मिश्रा जी पूछ रहे थे कि किसने रोका इस सरकार को ये करने से, यही सवाल अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी 3 सरकार रही थी। किसने रोका था अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने इन चीज़ों को लागू करने से? इस तरीके से अगर सवाल पूछे जाए, अभी त्यागी जी भी कह रहे थे कि कांग्रेस के शासनकाल में कुछ नहीं हुआ और इस तरह की बातें, तो सबसे ज़्यादा तो कांग्रेस को ही जनता ने पसंद किया, सबसे ज़्यादा तो कांग्रेस को ही सरकार में लाया। तो बात यह है कि जो घोषणा पत्र पर बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्या हो रहा है विवेक जी जानते हैं? इंपॉर्टेंट ये हो रहा है, हर बार जिन कारणों से भी बीजेपी के नेता लगातार कांग्रेस पर हमला करते हैं, और इस बार डिफरेंट हो गया है। घोषणा पत्र चूंकि एक पॉजिटिव बात होती है, तो वो जितना हमला कर रहे हैं घोषणा पत्र उतना ज्यादा जनता के बीच पॉपुलर हो रहा है। यानी कांग्रेस के घोषणा पत्र को पॉपुलर बनाने का काम बीजेपी के नेता कर रहे हैं। कांग्रेस को तो थैंक यू बोलना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। आइए इसी पर बात कीजिए, कांग्रेस के घोषणा पत्र पर। जी ठीक है। आप कह रहे हैं कि भाई घोषणा पत्र भविष्य की आशंकाओं को और भविष्य की चीजों को ध्यान में रखकर। टीना जी, मैं आ रहा हूं। दीपक जी काफी देर से वेट कर रहे हैं। दीपक जी, क्या आपका समर्थन है? आप लोग अलायंस में इस घोषणा पत्र को, और घोषणा पत्र देखकर आपको क्या लग रहा है कि ये खासकर बीजेपी स्पेसिफिक घोषणा पत्र तो नहीं बनाया गया, बीजेपी को टारगेट करते हुए, केंद्र सरकार को टारगेट करते हुए? जन भावनाओं को अगर इसमें बात करें तो रोजगार महंगाई की बात है, लेकिन जिन मुद्दों को मैंने यहाँ पर फोकस में रखा, उससे ऐसा लगता है कि पिछले 10 साल की सरकार को टारगेट करते हुए एक न्याय पत्र दिया गया यहाँ पर। देखिए विवेक जी, हमारे इंडिया ब्लॉक के अलायंस पार्टनर, आज कांग्रेस पार्टी का जो न्याय पत्र आया, या यूं कहीं मैनिफेस्टो आया या घोषणा पत्र आया, उसके लिए मैं उनको इतने जानदार, शानदार और दमदार न्याय पत्र के लिए, घोषणा पत्र के लिए मैं उनको बधाई देता हूं। देखिए, अभी आपने कहा कि 2019 में घोषणा पत्र आया था, मैनिफेस्टो आया था कांग्रेस पार्टी का, ठीक है, हमारी सरकार नहीं आ पाई। देखिए विवेक जी, बड़ी गंभीर बात मैं कह रहा हूं कि देखिए, जो भी पार्टियां होती हैं वो घोषणा पत्र जो भी लागू करती हैं, जो भी जारी करती हैं, वो जनहित को देखते हुए जनता के लिए ही होती हैं, कोई अपने पार्टी के लिए या व्यक्तिगत के लिए नहीं होती हैं। और जो भी सरकार आती है तो उनको कम से कम, अगर मान लीजिए ठीक है विपक्ष में थे, अगर आप हेल्दी विपक्ष कहते हो, सरकार देखिए अच्छी मजबूत तभी होती है जब विपक्ष भी हेल्दी हो। आप विपक्ष का जो मैनिफेस्टो था, ठीक है, 72,000 रुपये के लिए हमने कहा, मैं तो समझता हूं कि 5 साल में महंगाई 1 लाख या 1.5 लाख भी अगर हम दे दें तो कम हो गई। अगर आप उस रेशियो से निकालिए, ठीक है, 72,000 रुपये उन्होंने महिलाओं के लिए कहा था, बीजेपी ने क्यों नहीं दे दिया? उसमें क्या बुराई थी? अगर उसमें किसानों के लिए एमएसपी की बात थी, अगर उसमें बेरोजगारों को रोजगार देने की बात थी, तो उसमें क्या गलत बात थी? क्या गलत बात कह दी थी? ठीक है, आप सरकार में आए थे, हम सरकार में नहीं आ पाए थे, इसलिए हम अपने मैनिफेस्टो को इंप्लीमेंट नहीं करा पाए। ये जो मैनिफेस्टो आया है, ये मैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आपका जो भी संकल्प पत्र हो या आपका जो भी घोषणा पत्र हो, आप उसको फ्लोर पर लेकर के आओ,
जब इंडिया ब्लॉक की सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से हम लोग एक एक करके जो भी आपके मैनिफेस्टो में जनहित की चीजें होंगी हम लोग उसको एक एक करके उसको अमली जामा पहनाने का काम करेंगे। और देखिए आज इनके मैनिफेस्टो में या न्याय पत्र में एक सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि 365 दिन में अगर आप छुट्टियां हॉलीडेज निकाल दीजिए तो इस घोषणा पत्र में है कि कम से कम 100 दिन जो है संसद सत्र चलेगा जिसमें लोगों की बातें आएंगी, एंटी डिफॉर्मेशन नहीं होगा। ये नहीं होगा कि लोगों को बिना किसी बात सुने आप सीधे उनको सस्पेंड कर दीजिए। आदमी राज्यसभा या विपक्ष का राज्यसभा या विपक्ष का लोकसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो अपनी बात ना रख पाए, राज्यसभा के मेंबर अपनी बात ना रख पाए। दीपक जी सवाल तो ये है ना कि समाजवादी जब पिछली बार गठबंधन ने यूपीए ने मैनिफेस्टो दिया तो 303 सीटें आ गई, इस बार कमोबेश वही मैनिफेस्टो रिपीट होता नजर आ रहा है, तो क्या इस बार लोग भरोसा कर पाएंगे? दीपक जी देखिए इन्होंने जो जुमलेबाजी की थी, इन्होंने जुमला दिया था 2 करोड़ लोगों का, इनको 80 करोड़ लोगों को इनको जो है मुफ्त राशन नहीं देना पड़ता। अगर ये 2 करोड़ ने 1 करोड़ लोगों को अगर ये रोजगार दे दिए होते, हम देखिए हम जब आएंगे तो रोजगार के साथ साथ उनको स्वावलंबी बनाएंगे। अगर आप उनको रोजगार देंगे तो एक व्यक्ति अगर परिवार में रोजगार पाएगा तो कम से कम 5 लोगों का पालन पोषण करेगा। सिर्फ राशन से आप पेट तो भर लेंगे लेकिन अपने बच्चे को आप पढ़ाएंगे कहां से? अपने बच्चे का तन आप कहां से ढकेंगे? अपना तन आप कहां से ढकेंगे? अगर आपने रोजगार दे दिया होता तो एक आदमी अगर रोजगार पाता तो कम से कम 5 लोगों का परिवार पालता। अगर आप 10 करोड़ लोग, हम कह रहे हैं आपने 2 करोड़ का आपने वादा किया था, मैं करूँ चलिए उसको जस्ट हाफ कर दीजिए, आप उसको 1 करोड़ कर दिए। 10 साल से थे आप, 10 साल में अगर आपने 10 करोड़ लोगों को अगर आपने रोजगार दे दिया होता तो कम से कम 10 करोड़ इनको 5 कर लिए 50 करोड़ लोग जो है स्वावलंबी हो जाते हैं, नहीं हो जाते लोग अपने। अच्छा देखिए आज की तारीख में जिस तरीके से हिंदुस्तान में इलिटरेसी दर बढ़ रही है, अगर लोग लिटरेट होंगे, मान लीजिए ठीक है आप राशन दे रहे हैं उनको 5 किलो राशन दे रहे हैं, 5 किलो राशन से अपना पेट तो भर ले रहे, चलिए अच्छी बात है, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे कहां से? अपना तन कैसे ढकेंगे? खुदा ना खास्ता अगर किसी को कोई बीमार पड़ जाए तो उसकी दवाई की व्यवस्था कहां से होगी? लोगों को स्किलफुल बनाया जाना चाहिए और रोजगार दिया जाना चाहिए। लेकिन दीपक जी इस मैनिफेस्टो में भी तो 1 लाख रुपए देने की बात की गई है, स्वावलंबी कैसे बनेंगे लोग अगर आप 1 लाख रुपए हाथ में ही दे देंगे तो? देखिए आज मैं आपसे बता दूं, आज महंगाई की मार अगर सबसे ज्यादा कोई झेल रहा है अविवेक जी तो घर की महिलाएं झेल रही हैं। हम जो उनको आज से 10 साल पहले जितना देते थे घर चलाने के, उसमें कोई इजाफा नहीं किया हमने। हम उनसे जब घर जाते हैं और बोलते हैं कि जब 2 सब्जी की बजाय 1 सब्जी मिलती है, जो हमको सलाद नहीं मिलता है ना, तो हम धीरे से थाली खिसका देते हैं। और हमारे घर की महिला किस तरीके से अपना पेट काट करके अपने शौक को मार करके किस तरीके से हमारा पेट पालती है हम ही जान सकते हैं। अगर उस महिला को अगर मिल जाएगा 1 लाख रुपया तो अपने परिवार में अपनी चीजों में किस तरीके से उसको सहूलियत मिलेगी, आप इस पर भी तो आप आधी आबादी आप कह रहे हैं कि जन मुद्दों के आधार पर मैनिफेस्टो तैयार किया गया। मैं मुकेश त्यागी जी के पास जा रहा हूं, ठीक है दीपक जी वापस आ रहा हूं। मुकेश त्यागी जी कलेक्टिवली आप जो आरोप अभी मैं इसके बाद टीना जी आपके पास आ रहा हूं, जो बात दीपक जी ने कही, जो बात प्रेम कुमार जी ने कही, उस पर आपका जवाब? देखिए जवाब तो यही है कि पूरा जो इनका जो न्याय घोषणा निकली है वो अन्याय से भरी पड़ी, क्योंकि इनके जितने भी कार्यकलाप हैं वो बिल्कुल विरोधाभास हैं। जिस प्रकार से अभी बोला कि फॉर्म वेवर्स इन्होंने किए, क्या वेवर्स कहते हैं 1 2 3 4 10 दिन होंगे और फॉर्म वेवर हो जाएंगे जी। इनकी ओल्ड पेंशन स्कीम असफल हो चुकी है, तो ये लुभावने सपने देने में माहिर है। लेकिन जमीन पे जब उतर के आती है तो तभी अंतोगत्वा यही हुआ कि इन्होंने राजस्थान में इनका चुनाव हारे, मध्य प्रदेश में चुनाव हारे, छत्तीसगढ़ जो इनका बहुत बड़ा गढ़ था वहां पे चुनाव हारे, क्योंकि जनता ने इनको देख लिया, इनको मौका दिया और इन्होंने मौके पर कोई चौका लगा नहीं पाए, 0 पे आउट हो गए। तो भारतीय जनता पार्टी का लगातार ग्राफ क्यों बढ़ता जा रहा है? क्यों 303 हुए? 2014 में चलिए मैं समझ सकता था कि एंटी इनकम्बेंसी हो सकती थी यूपीए सरकार के खिलाफ, लेकिन 2019 में तो प्रो इनकम्बेंसी थी, तभी तो 303 बने। तो इस और अब 2024 के चुनाव में भी मैं आपको बता रहा हूं कि इस कदर पूरे देश के अंदर हवा चल रही है कि सब लोग मोदी 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 कह करके गले सूखे जा रहे हैं लोग, क्योंकि कांग्रेस के चरित्र को और जो और भी विपक्षी नेता हैं, मुकेश जी एक सेकंड बस, 1 सेकंड में खत्म कर रहा हूं। हाँ। इनके जो सैद्धांतिक सिद्धांत हैं वो बिल्कुल शून्य है। ऐसे ऐसे चोरों के साथ बैठे हुए लालू प्रसाद यादव सजा याफ्ता, 17 साल सजा काट चुके हैं, वो उनके सरमौर हो रहे हैं। आप पार्टी आप देख लीजिए भ्रष्टाचार में भरे पड़े हैं, तो जनता इनको कैसे गंभीरता से लेगी? इनके विश्वसनीयता पर असर प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा है। कहीं से भी तो मैनिफेस्टो में जो लाइनें जी मुकेश जी आपको इस पर भी जवाब देना चाहिए। मैनिफेस्टो में कांग्रेस पार्टी विपक्ष की पार्टी है जो बातें कह रही कि सबसे बड़ी चिंता डर, धमकी और नफरत का मौजूदा माहौल है। पिछले 5 साल से
हर वर्ग के लोग डर में जी रहे हैं, लोगों को डराने धमकाने के लिए कानूनों और जांच एजेंसियों को हथियार बनाया गया है। देखिए, इनको कहने का कोई भी नैतिक अधिकार नहीं। ये वही हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई इज ए केस पैरेट, और इनके जो लॉ मिनिस्टर थे अश्विनी कुमार जी, सीबीआई के हलफनामे को वेट कर रहे थे, उसको ठीक कर रहे थे। तो ये तो भ्रष्टाचार में और इंस्टीट्यूशंस को क्रश करने में कॉफे पौसा कौन लेके आया था? मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। मुकेश जी को, टीना जी को वर्सेस के विंडो में एक स्क्रीन पर लेकर आएगा। मुकेश जी पूरा कीजिए। हाँ, कौन इमरजेंसी में कौन लेके आया था? राम के कर सेवक पे गोलियां किसने चलवाई थी? किसने कहा था कि राम काल्पनिक है? अरे आप हिंदू राष्ट्र के अंदर लेकर के हिंदुओं को गाली सुबह शाम दिन रात निकालते हैं, और अगर आपने किसी माइनॉरिटी ऊपर एक वर्ड कह दिया तो आप सेकुलर नहीं है, आप एंटी सेकुलर है। तो ये जो एक प्रकार का बायस था, मैं समझता हूं कि मोदी जी उस बैलेंस को रिस्टोर कर रहे हैं जो इस देश के लिए न्याय संगत है। और इन लोगों ने जो है अपनी वोट बनाने के लिए ऐसे ऐसे काम किए हैं कि बस हमारा पुत्र मोह बना रहे, हमारा डायनेस्टी रूल चलता रहे, हमारे परिवार को ही पावर मिलती रहे। उधर वो जा रहे थे लालू जी, वो अपनी पत्नी को पावर देके चले गए। अभी जो है केजरीवाल जी, वो अपनी पत्नी को पावर देने के चक्कर में है। सोरेन जी, वो भी अपने पत्नी को चीफ मिनिस्टर बनाने। अरे आप किस प्रकार से, कौन सा आपका ऐसा सिद्धांत है जो कि देश के प्रति? जी, टीना जी के पास आ, मोदी जी तो कह रहे थे कि ताप बर्दाश्त नहीं होता उनको। जी देखिए, मोदी जी कह रहे थे कि भ्रष्टाचारियों को ताप बर्दाश्त नहीं करते। फिर अजीत पवार का कैसे उन्होंने ताप बर्दाश्त कर लिया? और कोयला चोर, जिसे ये जिंदल जी को कोयला चोर कह रहे थे, उनका ताप कैसे बर्दाश्त हो जाता है? तो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी तो मोदी जी अपने आसपास ही रखते हैं। उनको ताप बहुत पसंद है कि अपने आसपास में भ्रष्टाचारियों को रखूंगा साथ में, और फिर इस बात का ढंडोरा पीटूंगा कि मैं भ्रष्टाचारी को पसंद नहीं करता हूं। अरे साहब, जब आप भ्रष्टाचार पर बात करते हैं ना, और खासकर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जब आकर बोलते हैं, तो लोग हंसते हैं उनके ऊपर कि ये भ्रष्टाचारियों पर बात करेंगे। आज भी अगर हम कह रहे हैं कि पीएम केयर फंड की भी जांच हो जाए, तो मोदी जी को अगर कोई और देश में होते तो अब तक जेल में बैठा दिया गया होता। लेकिन खैर, अब तो इन्होंने लोकतंत्र का पूरी तरीके से गला घोट दिया है। तो हम ये जो न्याय पत्र है, ये संविधान को बचाने के लिए और लोकतंत्र का जो इस तरीके से गला घोटा जा रहा है, रमेश बुदेवड़ी को भूल गए, जो संसद के अंदर गला फाड़ फाड़ कर किस तरीके से एक मुस्लिम सांसद को भद्दी भद्दी टिप्पणी गालियां देने का काम कर रहे थे। किसने? मणिपुर में महिला के साथ जिस तरीके से नग्न करके परेड किया गया, क्या महिलाओं के लिए मोदी जी ने बोला? इस समय हालात ऐसे हो रहे हैं इस देश के अंदर कि माहौल एकदम डर का माहौल। बिल्कुल, हमने एक ऐसा घोषणा पत्र दिया है जिसमें मुंबई से लेकर माफी चाहती हूँ, मणिपुर से लेकर लगातार कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक सारे लोगों की समस्याओं को, और मणिपुर से लेकर गुजरात तक सारी समस्याओं को आप हल कर देंगे, देने का काम किया। एक जो कॉन्ट्राडिक्टरी मुझे लग रहा है टीना जी, मैं इस पर कांग्रेस पार्टी का जवाब चाहूंगा, आपका जवाब चाहूंगा। पेज नंबर 5 का लास्ट पैरा अगर आप पढ़ेंगे, एक तो आपने कहा है कि आप जातिगत जनगणना कराएंगे, ठीक बात है। अगर मैं इस मैनिफेस्टो को सही समझ पा रहा हूं तो आप लोगों ने वादा किया है कि आप जातिगत जनगणना कराएंगे, सामाजिक न्याय दिलवाएंगे। पेज नंबर 5 के लास्ट पैरा में लिखा हुआ है, कांग्रेस आपसे अपील करती है कि आप धर्म, भाषा और जाति से परे उठकर समझदारी से चुनाव करें। तो क्या ये दोनों बातें कैसे लेकर आ रहे हैं आप लोग? जी टीना जी। जी, एक तो आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक सवाल का विशाल जी से जरूर कहना चाहती हूँ, जो ये बार-बार ये कह रहे थे कि भाई कांग्रेस ने क्यों नहीं किया। बोलिए प्लीज। नहीं, हाँ, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने क्यों नहीं किया, कांग्रेस ने नहीं किया। जो 30 लाख जो नौकरियां केंद्र सरकार में खाली हैं, साहब मैं इनको बता दूं, मनमोहन जी की सरकार के समय जिन लोगों को रिटायरमेंट हो गया, वो पद खाली पड़े हुए हैं आज तक भी। मोदी जी से कब सवाल पूछेंगे कि क्यों नहीं भरे वो पद? इसीलिए वो पद लगातार खाली हैं। वो 30 लाख पद भरने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी सत्ता में आने के बाद। आपने जो सवाल पूछा जाति जनगणना का, देखिए सबसे ज्यादा पेट में दर्द किसको हो रहा है? बीजेपी को पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि एक तरफ तो देश के प्रधानमंत्री कहेंगे कि मैं ओबीसी समाज से हूं, लेकिन जब कांग्रेस जाति जनगणना की बात करती है तो खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। नहीं, इसी मैनिफेस्टो में टीना जी आप लिखते हैं कि धर्म, भाषा और जाति से ऊपर उठकर, टीना जी इसी मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है धर्म, भाषा और जाति से ऊपर उठकर समझदारी से चुनाव करें। बिल्कुल, क्योंकि ये भी एक विक्टिम कार्ड खेलना है कि मैं ओबीसी समाज से हूं, मुझे वोट दो। ये क्या तरीका हुआ? ये देश के प्रधानमंत्री ने परंपरा शुरू की कि जाति के नाम पर वोट मांगने का काम तो देश के प्रधानमंत्री ने किया था कि मुझे ओबीसी हूं, मेरी जाति का। ठीक है, विशाल मिश्रा जी। विवेक जी, मैं सम्मानित प्रवक्ता से बहुत विनम्रता से पूछना चाहता हूं कि
क्या मुझे बता सकते हैं कि 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार आने से पहले बेरोजगारी की दर क्या थी और आज कितनी है? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 2014 से पहले कुल कितने स्टार्टअप थे और आज कितने स्टार्टअप हैं? क्या आप हमें बता सकते हैं 2014 के पहले उन स्टार्टअप के द्वारा कितने पेटेंट कराए गए थे और कितने लोगों को, लाखों लोगों को रोजगार मिला था और आज की क्या स्थिति है? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जहां जहां पर आपकी सरकार थी, बेरोजगारी की आप बात कर रहे हैं, वही तो मैं पूछा था इसके पहले, जहां जहां पर आपकी 3 राज्यों में सरकारें थी और अभी 2 में है, वहां पर कितने लोगों को रोजगार दिया गया? मैं बता देता हूँ, आप डाटा जाकर उठाकर देख लिया। आईएलओ ने कहा है, आईएलओ की रिपोर्ट पढ़िए जाकर। आईएलओ की रिपोर्ट पढ़ी या नहीं पढ़ी है? पढ़े लिख कर सवाल पूछिए कीजिए। कितने स्टार्टअप पहले पढ़ लीजिए, पहले इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट पढ़िए, आईएलओ की रिपोर्ट पढ़िए, फिर सवाल पूछिए। लगातार कांग्रेस पर ही टारगेट करते रहिए, कांग्रेस पर ही छींटाकशी करते रहिए। पूछिए ना मोदी सरकार ने कितनी नौकरियां दी है। पहले केवल 300 स्टार्टअप थे और आज की डेट में 1.25 लाख, 1.25 लाख स्टार्टअप है, 300 गुना, जिन्होंने 12,000 पेटेंट करवाया है और 10 यूनिकॉर्न। स्वावलंबी बनाने की बात जो की जा रही है, यह स्वावलंबी बनाने की बात होती है। हाथ में पैसा दे देना स्वावलंबी नहीं बनाता है। पूरी की पूरी पीढ़ी का आगे विकास करना होता है। समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा में लाने की बात की जाती है। तुष्टिकरण से काम नहीं होता, यहाँ पर संतुष्टिकरण की बात हो रही है।